जीवन पूरी तरह से कर्मों के आधार पर चलता है और कर्म दो तरह के होते हैं, पाप और पुण्य। पाप करोगे तो नरक भोगोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग। स्वर्ग और नरक को समझना है तो पहले पाप और पुण्य को समझना होगा, और पाप और पुण्य को समझना है तो पहले कर्म को समझना होगा। कर्म का सिद्धांत दुनिया को वेदों ने दिया। हम लोग मर मर कर फिर से जन्म लेते रहते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है और हर जन्म में किए गए हमारे कर्म हमारे साथ अगले जन्म तक जाते हैं और वही तय करते हैं कि हम क्या पाएंगे। तो कर्म सब कुछ है। सो पहले कर्म को समझते हैं। कर्म के लिए आसान भाषा में शब्द है आदत। आदत सब कुछ है। इंसान आदतों का पुतला है। पैदा होने के बाद उसका इकलौता काम होता है अपने आसपास की दुनिया को समझना, सीखना। वो चीज़ों को छूकर, खाकर देखता है, रंगों और आकारों की तरफ लपकता है, अपनों को सूंघकर पहचान जाता है। उसके नाक, कान, आंखें, त्वचा, जीहा और छठी इंद्री बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर उसके दिमाग तक पहुंचाती हैं। घटनाओं को समझने के लिए दिमाग उस इंफॉर्मेशन को मांसपेशियों में यानी मसल्स में बार बार दौड़ाता है। इसलिए बच्चा किसी काम को बार बार करता है। धीरे धीरे मांसपेशियों को वो काम करने में आसानी होने लगती है, आदत पड़ने लगती है। देखते ही देखते बच्चा उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी है जो आदतन प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। ये किसी नए विचार को जो हमारी ज्ञानेंद्रियों ने इस तक पहुंचाया है उसे बार बार दोहराता है। उसे समझने का काम अपने आप अंदर चलता रहता है। वो ऐसी बातें सोचने में एक्सपर्ट हो जाता है। हमारी जुबान भी एक मांसपेशी है जो विचारों को बार बार दोहराकर सीखती है, और जो बोलने की आदत इसे पड़ जाए ये उसी में एक्सपर्ट हो जाती है। अगर तुम्हें लड़ने झगड़ने की आदत है तो तुम्हारा एक्सपर्ट दिमाग तुम्हें लड़ने की वजह भी देगा और तुम्हारी एक्सपर्ट जुबान उसका पूरा साथ भी देगी। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारी आदतें बुरी हैं, तुम्हारे कर्म। अच्छी आदतें यानी अच्छे कर्म यानी पुण्य, बुरी आदतें यानी बुरे कर्म यानी पाप। अच्छी आदतें तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देती हैं और बुरी आदतें नरक। पिछले किसी लेक्चर में मैंने एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाने वाली जिस इंफॉर्मेशन की बात की थी वो यही अच्छी या बुरी आदतें ही हैं जो साथ जाती हैं। ये मेमोरी ट्रांसफर होती है। लेकिन हर जन्म में तुम्हें लाखों करोड़ों मौके मिलते हैं अपने कर्मों को सुधारने के, अच्छी आदतें पालने के, पुण्य करने के, मगर तुम फिर से नए पापों में उलझ जाते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम जो दूसरों के साथ बुरा करते हो उसकी रिपोर्ट ऊपर यमराज के पास जाती है। वहां बैठा चित्रगुप्त तुम्हारे पापों का हिसाब लिखता रहता है। फिर किसी दिन तुम्हारे पापों की सजा के रूप में तुम्हें दंड दिया जाता है या नरक भोगना पड़ता है। अरे नहीं, भगवान इतने लंबे चक्रों में नहीं पड़ता। तुम्हारे कर्म उसी समय तुम्हारी आदत बनकर तुम्हारे अंदर ही पलने लगते हैं। तुम्हारी मांसपेशियां और इंद्रियां तुम्हारा स्वर्ग और नरक है। जैसा हम अक्सर सुनते हैं, झूठ बोलना पाप है। बोलना पाप नहीं है, बोलना तो बस एक कर्म है, लेकिन झूठ बोलना पाप है। अगर एक बार गलती से या किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए या किसी अच्छे मकसद के लिए तुमने झूठ बोल दिया है तो वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन अगर तुम बार बार झूठ बोलोगे तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, यही तुम्हारा कर्म बन जाएगा, यही नियति। तुम्हारे झूठ से दूसरों को जो नुकसान होगा वो अलग मामला है, लेकिन इससे तुम्हारा 1000 गुना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि झूठ बोलने की गंदी बीमारी तो तुम्हें लगी है ना। ये तुम्हारी सोच, विचार, भाषा, व्यवहार और इरादों को भी इन्फेक्टेड कर देगी। अगर तुमने किसी का खून कर दिया है तो दूसरा खून करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। फिर तुम कभी गवाह मारोगे, कभी पुलिस वाले। यही तुम्हारा कर्म बन जाएगा, यही नियति। धोखा, बेईमानी, चोरी, लालच, शक करना ये पाप है। धोखेबाज दिमाग तुम्हारे साथ रहता है, उसके साथ नहीं चला जाता जिसे तुमने धोखा दिया है। ईमानदारी एक अच्छी आदत है। मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा, वो बस तुम्हारी आदतन बोलने की आदत को तोड़ने का तरीका है। तुम चाहे 10 दिन चुप रह पाओ या 10 महीने, बस तुम्हारी हर वक्त अपने आप बोलने की आदत का टूटना जरूरी है। इस बेलगाम जबान को बांधो और ट्रेंड करो। मैंने अब तक तुम लोगों को मायाजाल का काला पक्ष दिखाया, और काला पक्ष यही है कि तुम उसमें सब कुछ आदतों की वजह से करते हो। पूरा बाजार तुम्हारी आदतों पर चलता है। तुम्हें स्क्रीन को घूरने की, सामान खरीदने की आदत है। और मायाजाल का सफेद पक्ष यही है कि तुम इस मायाजाल से मुक्त हो। तुम मायाजाल में फंसे हुए नहीं हो, तुम तो सदचित आनंद हो, दिव्य ज्योति के टुकड़े हो।
ना आग तुम्हें जला सकती है, ना शस्त्र तुम्हें भेद सकता है। तुम मायाजाल में फंस ही नहीं सकते। मायाजाल ने तुम्हें जकड़ नहीं रखा है, उल्टा तुमने आदतन मायाजाल को पकड़ रखा है। तुम पापों में उलझे हो। पुण्य तुम्हें मायाजाल का सही इस्तेमाल करके उसका सम्राट बनाते हैं। मैंने तुम्हारे कंधों पर उगे पापों के काले सड़े गले पंखों को उखाड़ फेंका है, ताकि तुम पुण्यों के नए सुनहरे पंख उगा सको। अगर मेरे तरीके से चले हो तो अब तक हल्के हो चुके होवोगे। मैंने तुम्हारी आदतों को तुमसे छीन लिया है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि मुझे तो अब सब कुछ बेकार लगता है, हर चीज से नफरत हो गई है, दिमाग बंद पड़ गया है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। तो जान लो, ये एक अच्छी अवस्था है। तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो महसूस होगी, तुम खाली खाली सा महसूस करोगे, थोड़ी छटपटाहट तो होगी। बचपन से जो काम बिना आत्मनियंत्रण के बस करते जा रहे थे, मैंने तुम्हें उस अंधी दौड़ से खींचकर एकदम से बाहर जो निकाल दिया है। थोड़ा अजीब सा तो लगेगा, पर जल्दी ही इस खालीपन की जगह अच्छी आदतें ले लेंगी। मैं कहता हूं, अगर मायाजाल में सम्राट बनना चाहते हो तो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो, अपने पूरे जीवन का नियंत्रण तुम फैसला करो। मैं क्यों बोलूंगा, ईमानदार बनूंगा या बेईमान, सच बोलूंगा या झूठ, पाप करूंगा या पुण्य। बाजार, सोसाइटी और पॉलिटिक्स को अपने व्यक्तित्व पर असर मत करने दो। इस शरीर के मालिक तुम हो। तुम्हारी एक एक सांस गिनी हुई है, एक एक पल को समझदारी से खर्च करो। गंदी आदतें अपनाना बड़ा आसान होता है। रात भर जागना, दिन में देर तक सोते रहना, क्रोध करना, नशा करना, ये आसानी से अपनाई जा सकती हैं, पर गंदी आदतों के साथ जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अच्छी आदतों को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह जल्दी उठना, योगा करना, कसरत करना, इन्हें अपनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर इन अच्छी आदतों के साथ जीवन बड़ा आसान और सुंदर हो जाता है। बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई एक अच्छी आदत पाल लो। आदतों में एक विचित्र गुण होता है, तुम्हें बस किसी आदत की शुरुआत करनी होती है, उसे 1 या 2 दिन ही पालना पड़ता है। उसके बाद वो आदतें भी आगे अपने जैसी और आदतों को जन्म देती हैं और जल्दी ही ये खुद को पालने की जिम्मेदारी उठा लेती हैं। जैसे बस सुबह 4 बजे उठने की अच्छी आदत पालो। एक अच्छी आदत, बस उठना है। अभी उठकर ना एक्सरसाइज करनी है, ना दौड़ने जाना है, ना डाइटिंग करनी है। तुम लोग तो पहले ही दिन खुद पर चारों तरफ से आक्रमण कर देते हो। अरे भाई, आराम से। अभी बस 4 बजे उठने की आदत डालो। अब उठकर चाहे टीवी देखो, पर जागे रहो, सारा दिन भी मत सोवो। इससे होगा ये कि रात को तुम जल्दी सो जाओगे और सुबह फिर से जल्दी उठ पाओगे। अब पागल तो हो नहीं जो रोज रोज सुबह 4 बजे उठकर टीवी ही देखते रहोगे। तुम जाग रहे हो, घर वाले और पड़ोसी तो सो रहे हैं ना। और सुबह जल्दी उठना इतना बोरिंग होता है कि तुम कुछ ना कुछ काम ढूंढोगे। कसरत करो, ऑफिस के काम निपटाओ, पढ़ाई करो। देखना 8:30 बजे तक तुम अपने आसपास के सुस्त पापी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होवोगे। एक अच्छी आदत अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देगी। तुम पंक्चुअल हो जाओगे, शांत, चुस्त, जोशीले, हंसमुख, केंद्रित। तुम्हारे पास प्लान बनाने और उन पर चलने का टाइम होगा। बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी, उनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। वेदों में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के जो मार्ग बताए गए हैं, उसका पहला पड़ाव है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार होने का समय है। एक ब्रह्मचारी का पहला गुण होता है उसका मजबूत शरीर। वो सबसे पहले अपने शरीर, अपनी सोच, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर अपना कब्जा करता है। वो अपनी क्षमताओं को नापता है, उन्हें बढ़ाता है। वो योद्धा की तरह सोचता है। ब्रह्मचर्य कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ये बड़ा साहसी कदम है। इस पर कोई महावीर ही चल पाता है। ब्रह्मचर्य सीखने का समय है, धर्म के पथ पर चलने का समय। वेदों को अगर 3 शब्दों में सिकोड़ दिया जाए तो वो शब्द हैं दया, दान, धर्म। कहते हैं मौन बराबर तप नहीं और दया बराबर धर्म। दया पुण्य कर्म है, अच्छी आदत। तुम्हें अपने बच्चों को दूसरों पर दया करना, प्रेम करना सिखाना चाहिए। दया से बुद्धि का विकास होता है। मर्सी इज द गेटवे टू इंटेलिजेंस। जिसमें दया नहीं है उसमें बुद्धि भी नहीं हो सकती। दया बुद्धि को जन्म देती है। जैसे मान लो कोई आदमी बहुत तेज गाड़ी चलाता है, छोटी छोटी गलियों में भी, भीड़ भरी सड़कों पर भी, तो ऐसे इंसान को हम मूर्ख कहेंगे। वो मंद बुद्धि है, क्योंकि उसमें दया नहीं है। दया होगी तो सोचेगा ना,
कि कोई छोटा बच्चा अचानक खेलते खेलते आगे आ सकता है, किसी की जान जा सकती है, कोई जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है। बेअक्ल लोग बेरहम होते हैं। दया सीधा तुम्हारी छठी इंद्री को जागृत करती है। दया तुम्हें इंसान बनाती है। तुम भावनात्मक होते हो, संवेदनशील बनते हो, घटनाओं को दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर पाते हो, इशारों को समझते हो। दुनिया में जितने भी जीनियस हुए हैं, वो खोजकर्ता, वो नोबेल प्राइज विजेता, सुश्रुत, आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, टेस्ला, कोई संत महात्मा, उन सब में एक गुण सामान्य था, वो सब दयालु थे, चींटी तक नहीं मारते थे। जिसमें दिमाग होगा वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है ना। बुद्धिमान होने का तरीका है अपने अंदर दया भरो। दया से बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि से दया, दोनों एक दूसरे को पालती हैं। तुम जितनी दया करते जाओगे उतने ही इंटेलिजेंट होते जाओगे, और जितने इंटेलिजेंट होते जाओगे उतनी ही दया करते जाओगे। दूसरी तरफ हिंसा बुद्धि को खाती है। जब तुम हिंसा करते हो, गाली गलौज, किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देते हो, यहां तक कि जब तुम मारकाट हत्याओं वाली वीडियोस देखते हो, तब भी तुम्हारे आईक्यू पर असर पड़ता है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तुम्हारे अंदर इंसानियत मरती है, तुम्हारी बुद्धि पर चोट लगती है। इसीलिए तो वो आतंकवादी किस्म के लोग ऐसी वीडियोस बनाकर फैलाते हैं ताकि तुम्हारे अंदर दया खत्म करके मूर्खता को जन्म दिया जा सके। देखो, हिंसा और बहादुरी में फर्क होता है। बहादुर बनो, हिंसा को रोकने के लिए बहादुर बनो, क्योंकि मन में दया है, इसीलिए बहादुर बनो। पैगंबर मोहम्मद और गुरु गोविंद जैसे लोगों ने एक हाथ में तलवार उठाई और दूसरे हाथ में धर्म। बहादुर बनो मगर दयाशील। अच्छा, तुम सब लोगों को जीवन में ठग मिले होंगे, चोर, धोखेबाज, झूठे, बेईमान, मतलबी, लालची, घमंडी। हो सकता है वो तुमसे कुछ पैसे वगैरह ठग कर ले गया हो, उसका फायदा हो गया हो और तुम्हारा नुकसान। तुम्हें लग रहा होगा कि वो कितना होशियार निकला और मैं कितनी बेवकूफ। नहीं, वो होशियार नहीं है, वो बेअक्ल है, मूर्ख। कोई मूर्ख ही किसी को ठगने की सोच सकता है, क्योंकि उसमें ईमानदारी से कुछ हासिल करने की काबिलियत नहीं होती। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुमने तो विश्वास किया था, और विश्वास करना अच्छी आदत है, शुभ कर्म। मैं तुमसे कहता हूं, तुम धोखा खा लेना मगर धोखा देना मत, क्योंकि धोखा खाने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम लाए क्या थे जो खो गया, जो पाया यहीं पाया। समझ लेना, ऐसे मूर्खों से पीछा छुड़ाने की कीमत चुका दी। तुम्हारा सब कुछ यहीं छूट जाना है, साथ जाएंगे तो बस कर्म। उसे भी क्षमा करो और खुद को भी। क्षमा पुण्य कर्म है। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, पर तुम्हें धोखा देने वाले पर दया आनी चाहिए और उसे खुद पर शर्म। वो किस नर्क में धंसता जा रहा है वो नहीं जानता। धोखेबाज लोग बेवकूफ होते हैं, फिर चाहे उन्होंने कितनी ही दौलत इकट्ठी कर ली हो, चाहे उनके प्लान्स तुम्हें कितने ही शानदार क्यों ना लगते हों, उनके साथ रहना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होता है। दूसरा शब्द है दान। दान शुभ कर्म है। जीवन का अर्थ होता है देना। प्रकृति का नियम है देना। पूरा ब्रह्मांड देने की स्थिति में डिजाइन किया गया है। सूरज अपनी गर्मी और रोशनी देता है, तालाब भाप बनाकर बादल देते हैं, बादल यहां वहां उड़कर प्यासी धरती को पानी देते हैं। तुम देखो, इस पृथ्वी में हर कोई कुछ ना कुछ दे रहा है। फूल, पौधे, पेड़, फल, मधुमक्खियां, शहद, सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर इंसान इकलौता ऐसा जानवर है जो बस लेता है। बहुत से बच्चे आकर कहते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा करियर चुनूं। तुम्हें समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हारे टीवी, इंटरनेट, माँ बाप, रिश्तेदार, सोसाइटी सब बस तुम्हें लेना सिखाते हैं। तुम्हारे हाथ में बस एक ही लिस्ट पकड़ी हुई है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पाना चाहता हूं। तुम देने की एक बार भी नहीं सोचते। तुम्हारे सपने लूट खसूट से भरे हुए हैं, लालच से लिसड़े हुए। तुम लालच के मारे फैसला नहीं कर पा रहे होते कि क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं। कभी देखते हो डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहे हैं, चलो डॉक्टर बन जाता हूं। फिर देखते हो क्रिकेटर बनने में ज्यादा फायदा है। फिर बड़े बिजनेसमैन या नेता देखकर सोचते हो चलो वो बन जाता हूं। तुम्हारा लक्ष्य लालच है। अच्छा, तुम किसी भी उस इंसान के बारे में सोचो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो, जिसके जितनी कामयाबी और दौलत पाना चाहते हो, तो तुम देखोगे कि उसने इस दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है।
उसकी देने की आदत ने उसे यहां तक पहुंचाया है। बेशक उसे भी जीवन में चोर और ठग मिले होंगे, मगर उसने अपने अंदर से इंसानियत को नहीं मरने दिया, दया दान धर्म का पथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य, संगीत या टेक्नोलॉजी के रूप में दिया है। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में माल बटोरने के लिए नहीं भेजा है कि जा बेटा लूट ले जो लूट सकता है, जो ज्यादा कमाएगा वो जीतेगा। नहीं, ईश्वर तुम्हें जन्म देता है ताकि तुम उसकी इस सुंदर प्रकृति को, इंसानियत को कुछ दे सको। लोग मेरे पास समस्याएं लेकर आते हैं, रोते हैं, तड़प रहे होते हैं। मैं साफ साफ देख पा रहा होता हूं कि वो लालची हैं। वो लेने के पागलपन में देना भूल ही गए हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि दान पुण्य किया करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही सही। किसी कुत्ते को रोटी खिला दी, चींटियों के लिए चावल या शक्कर रख दी, पंछियों को दाना पानी दो, किसी गरीब को कुछ पैसे दे दो। मैं दोस्तों को पार्टी देने की या पैसे उधार देने की बात नहीं कर रहा हूं। दान में वही दो जो तुम भूल सको। मैं ये सब बस उन्हें देने की आदत डालने के लिए कहता हूं। एक बार तुम्हारा हाथ देने के लिए उठा तो बार बार उठेगा। दान तुम्हारी बॉडी, माइंड और सोल के बंद दरवाजे खोल देता है। तुम्हें दान के सुख का अनुभव होता है और तुम्हें लेने के बारे में सोचना भी नहीं है। कनखियों से भी नहीं देखना कि मुझे क्या मिल रहा है। ब्रह्मचार्य फल की इच्छा किए बगैर कर्म करने का समय होता है। फल की इच्छा तो उल्टा तुम्हें फल तक पहुंचने ही नहीं देती। ये बाजारू किताबें और सलाहकार जो तुम्हें बताते हैं कि गाड़ी, बंगलों और पैसों के सपने देखो, अपने फल के बारे में लगातार सोचो, साफ साफ तस्वीरें देखो, वो तुम्हें चूहा दौड़ में फंसाकर मजदूर बनाने के लिए है। क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स, चैंपियंस ऐसे नहीं सोचते। वो अपने दुनिया को कुछ देने के टारगेट के पीछे पागल होते हैं, पैसों और ऐशो आराम के पीछे नहीं। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि तुम जो देते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आता है, 1000 गुना होकर लौट कर आता है। यह शाश्वत सत्य है। जब तुम देना शुरू करते हो, फिर चाहे वो चिड़िया को दाना खिलाने जैसा छोटा सा ही दान हो, तो तुम्हें पता चलता है कि मैं और क्या क्या दे सकता हूं। तुम्हारे अंदर से तुम्हारी क्रिएटिविटी जागने लगती है। तुम टेक्नोलॉजी या संगीत या साहित्य या किसी भी क्षेत्र में चमत्कारी रूप से कुछ ना कुछ देना शुरू कर देते हो। तुम्हें अपना करियर भी मिल जाता है, प्लान्स भी बन जाते हैं और रास्ते भी खुल जाते हैं, क्योंकि देने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। हां, लेने की कोशिश करोगे तो 1000 रुकावटें आएंगी, लेकिन बांटने से तुम्हें कौन रोकेगा। तुम लोगों ने कई भगवानों के कभी 4, कभी 8 और कभी हजारों हाथ देखे होंगे। वो मूर्तियां और तस्वीरें इशारा हैं कि 2 हजारों हाथों से लुटाओ, 1000 हैं हाथ जिसके। जब तुम देना शुरू कर देते हो तो ईश्वर का जरिया बन जाते हो, निमित्त। ईश्वर को दूसरों तक जो पहुंचाना है वो उसे तुम्हारे जरिए पहुंचाना पसंद करेगा, क्योंकि तुम बांट रहे हो। तुम जो दूसरों को दोगे वही ईश्वर तुम्हें और देता चला जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई प्यार से तुम्हें कोई गिफ्ट या खाने की चीज दे तो लेकर खा लो, उसे भी देने के सुख का अनुभव करने दो और देने दो। लेकिन तुम लोग देने से डर गए हो, तुमने अपने हाथों को रोक लिया है, इसीलिए ईश्वर भी तुम्हें कुछ नहीं देता। तुम सहम गए हो। शक का जहर दिमाग में जलन और हीन भावना पैदा करता है। तुम कुछ और देने की बात तो छोड़ो, तुम तो प्यार, अपनापन और सुख देने से भी डर गए हो। प्यार तुम्हारे पास असीम है, तुम चाहे पागलों की तरह बांटो, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, ईश्वर ने तुम्हें ऐसा क्या गुण देकर भेजा है जो तुम दुनिया में बांट सको, तो मैं तुम्हें बताता हूं, वो है प्यार। तुम प्यार दो, 1000 हाथों से लुटाओ। पर तुम सोचते हो क्या होगा अगर मैं देता ही चला गया और बदले में मुझे पलटकर प्यार ना मिला तो? फल की इच्छा में तुम प्यार देना ही बंद कर देते हो। प्यार दो, प्यार देने वाली चीज है, इसमें लेने जैसा कुछ भी नहीं होता। तुम जब अपने लवर के साथ होते हो तो लेने की बजाय प्यार दो, बेगरज दो। वही प्यार का सही बहाव है, बाहर की तरफ। तुम दो, लौटकर आएगा, क्यों नहीं आएगा? ना आने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो लौटकर आएगा और 1000 गुना होकर लौटेगा। यह शाश्वत सत्य है। धर्म के 2 रास्ते हैं, लेना और देना। लेने वाला रास्ता नरक को जाता है और देने वाला रास्ता स्वर्ग को। मांगो मत, लेने की फिक्र मत करो।
वो चोरों, ठगों और धोखेबाजों का डिपार्टमेंट है। आचार्य मनु इन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखते हैं। यह सबसे निम्न वर्ग है। हर बेईमान इंसान शूद्र है, क्योंकि ना उसमें दया है, ना बुद्धि, ना बल। जैसे जैसे दया, दान, धर्म से बुद्धि का विकास होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण तक की हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। वो देवताओं में शामिल होने लगता है। ब्रह्मचार्य खुद पर गर्व करने का समय होता है, खुद से प्रेम करने का, खुद को सम्मान देने का। अच्छा, तुम खुद को कैसे सजाते हो? अच्छे महंगे जूते पहनते हो या पहनना चाहती हो? बढ़िया जीन्स, महंगी घड़ियां, तरह तरह के परफ्यूम्स, गहने, रंग। जैसे तुम अपने शरीर को सुंदर चीजों से सजाते हो, वैसे ही अपने व्यक्तित्व को अच्छी आदतों और अपनी आत्मा को पुण्य कर्मों से सजाओ। मंदिर में रखी वो भगवान की मूर्ति या शिवलिंग तुम्हारी आत्म ज्योति का प्रतिबिंब है। उस ईश्वर की मूर्ति की ही तरह रोज अपनी आत्मा पर करुणा के फूल चढ़ाओ, दान के दूध से नहलाओ, क्षमा का इत्र डालो, क्रोध का नारियल फोड़ो। शरीर मर जाता है, वो अगले जन्म तक नहीं जाता, और आत्मा अमर है, वो तो मरती ही नहीं, और जो मरता ही नहीं उसका दूसरा जन्म कैसे होगा? तो फिर अगले जन्म तक क्या जाता है? तुम्हारे कर्म। ब्रह्मचारी आने वाला सम्राट होता है, और सम्राट देता है, मांगता नहीं है। मांगते ही तुम भिखारी हो जाते हो और देते ही सम्राट। सम्राट एक व्यवहार है, एक एटीट्यूड, एक अदा, एक आदत। देखना, जब तुम सम्राट की तरह सोचते हो तो ना नाराज होवोगे, ना शिकायत करोगे। सम्राट किसे शिकायत करेगा? उससे ऊपर कौन है? और शिकायतें लेने वाले करते हैं, बांटने वाले नहीं करते। शिकायत एक गंदी आदत है, पाप है। मान लो तुम्हें किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो अच्छी तरह सोच विचार कर या तो उस इंसान से दूर हो जाओ, या उसे समझाओ, या खुद को उसके उस व्यवहार की आदत डालो। तीनों काम आसान हैं, पर किसी और के पास जाकर शिकायत मत करो। शिकायत और शिकायतों को जन्म देती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय बस शिकायतें ही करते चले जाते हो। सम्राट शिकायत नहीं करता, वो योद्धा होता है। क्षेत्र कोई भी हो, सम्राट उसकी सबसे ऊंची पदवी होती है। चाहे खेल हो, बिजनेस हो, कला या युद्ध, उसके शिखर पर जो बैठता है वो सम्राट कहलाता है। चैंपियंस एटीट्यूड। हर क्षेत्र में माहिर बनने के लिए वही डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस, टाइमिंग, प्रैक्टिस, हार से सीखना, दर्द को इग्नोर करना, खुद को हर रोज इंप्रूव करना और साहस लगता है, जो किसी भी और क्षेत्र में माहिर बनने में लगता है। तुम्हारी क्षमताएं तय करती हैं कि तुम सिंहासन तक पहुंच पाओगे, और सबसे बड़ी बात, उस सिंहासन पर टिक पाओगे या नहीं। स्कूल में हुए अपने अनुभवों की वजह से मैं मायाजाल के तेजी से घूमते चक्र से बाहर गिर पड़ा। पहले मैं लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, बिना किसी प्लान के, बिना किसी आकर्षण के, बस हफड़ा दफड़ी में कुछ ना कुछ बिहेव करता ही रहता था। मैं हाथ में डंडा लेकर तालाब में खड़े उस नादान जैसा था, जो बजाय जाल बिछाने या कांटा लगाने के हाथ में पकड़े डंडे से मछलियों के सिर पर मार रहा था, थाप थाप थाप। पर उस झटके ने मुझे जगाया और मैं धीमा हो गया। मेरे लिए समय भी धीमा चलने लगा। मेरे आसपास की दुनिया वैसी ही तेज गति से भाग रही थी, पर मेरी स्पीड कम हो गई। मैं शांत था, शांत मगर खुश। सबसे बड़ा सबक लड़कियों को इंसान समझने वाला मैं सीख चुका था। अब मुझे पुरुषार्थ दिखाते हुए ब्रह्मचार्य अपनाना था, ताकि मैं पुण्य कर्म कर सकूं, अच्छी आदतें पाल सकूं, आत्मनियंत्रण सीख सकूं, ताकि मेरे पाप धुल सकें। मेरी नजर बदल गई थी। अब मैं आती जाती लड़कियों को देखता था तो उनके चेहरे, रंग, उम्र और आदतों को हटाकर देखता था। लड़कियां ऐसी नजरों को एकदम पहचान जाती हैं। मैंने प्यार मांगने की बजाय देना शुरू किया। फ्रेंडली तो मैं पहले से ही था, बस अब सुधर गया था। अब मैं लड़कियों के बीच बैठा उनकी बातें सुनता था, पल पल उनके व्यवहार पर नजर रखता था। वो अपनी चीजों से कितना प्यार करती हैं, कैसे उन्हें संभालती हैं, वो किन भावनाओं में जीती हैं, एक बॉयफ्रेंड के मुंह से क्या सुनना चाहती हैं, क्या उन्हें हर्ट करता है, क्या एक्साइटेड, वो कैसे झूठ बोलती हैं, बहाने लगाती हैं। कई बार तो मैं खुद उन्हें टीचर या किसी फ्रेंड से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाने को कहता था। वो इसे एक मजेदार खेल समझकर करती थी और मैं उन्हें देखता रहता था कि झूठ बोलते वक्त वो कौन सी खास हरकत करती हैं। लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं, जब तुम किसी से कुछ कह रहे होते हो, सच या झूठ, तो वो तुम्हारा चेहरा देखती रहती हैं।
ताकि जान सके कि जब तुम सच बोलते हो तो कैसे बोलते हो और जब झूठ बोलते हो तो कैसे। लड़कियां लड़कों से ज्यादा होश में जीती हैं। वो पहले से ही प्रेम देती हैं। ईश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, वो देने के लिए ही बनी हैं। वो प्रेम देती है, मगर अक्सर लड़के प्रेम नहीं देते। गिवर गिवर मिलकर कपल बनते हैं। अगर एक गिवर है और एक टेकर या दोनों ही टेकर हैं तो वो रिश्ता जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जब दोनों ही देने वाले हों तो प्रेम की घटना घटती है। इसीलिए ये घटना विरले ही घटती है। तुम्हारा पार्टनर हो ना हो, पर हर पार्टनरशिप में तुम गिवर बनो, प्यार देने वाला, निष्फल कर्म करने वाला। खैर, मैं लड़कियों के बीच बैठा मुस्कुराता रहता था और ये बिल्कुल आसान नहीं है। लड़कियां आपस में ऐसी ऐसी बातों पर लड़ती झगड़ती हैं कि सुन सुनकर तुम्हारा दिमाग भन्ना आ जाएगा। उनके रिश्तेदारों, पेट्स और शॉपिंग की कहानियां तुम्हें रुला देंगी। उनकी गॉसिप्स और जर्नल नॉलेज सुन सुनकर तुम्हारे कान पक जाएंगे। शायद तुम 10 दिन भी ना टिक पाओ। लड़कियों को लेकर तुम्हारी कई गलतफहमियां दूर होंगी। कईयों के सुंदर चेहरों के पीछे छुपे भद्दे चेहरे नजर आएंगे और कईयों के और सुंदर। देखो, शौक, कला या खेल कोई भी हो, अगर तुम्हारी उसमें दिलचस्पी नहीं है तो वो तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों को लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनकी दिलचस्पी बस लव और सेक्स में होती है। वो फल के पीछे भागते हैं, इसीलिए वो लड़कियों के बीच बैठे हुए भी उनसे बहुत दूर होते हैं। ना वो उनकी बातें सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं। अगर तुम्हारी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है तो ये काम तुम्हारे लिए एक थका देने वाला काम बन जाएगा। तुम्हें उनकी हर हरकत रोज रोज का नाटक लगेगी, क्योंकि तुम लव और सेक्स के अलावा कुछ सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। पर मैं ना थकता था, ना उकताता था, ना शर्माता था, बिकॉज आई लव गर्ल्स। लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, उन्हें उठने बैठने की तमीज़ होती है। वो तुम्हारी तकलीफ़ों का मजाक नहीं उड़ाती, तुम्हारे घर वालों के सामने वाहियात हरकतें नहीं करती। वो स्वीट होती हैं, केयरिंग होती हैं, अपने आसपास सफाई रखती हैं। मेरी दिलचस्पी लड़कियों में है। अगर मैं मूर्तिकार होता तो शायद बस लड़कियों की मूर्तियां बनाता, और अगर चित्रकार होता तो शायद बस लड़कियों के चित्र। मैं दुनिया भर में अलग अलग नस्लों और रंगों की लड़कियों पर रिसर्चेस पढ़ता रहता था। कहाँ की औरतें कैसे रहती हैं, उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके अलग अलग फैशंस और लव रूल्स क्या हैं। किसी स्विमिंग पूल में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो पहली छलांग ही बस मस्तियां करने, चीखने और चिल्लाने के लिए लगाते हैं, और दूसरे वो जो इसे जीतकर इसके सम्राट बनने के लिए लगाते हैं। मैं लड़कियों से भरे इस स्विमिंग पूल का सम्राट बनना चाहता था। इसलिए अभी नो लव नो सेक्स। ब्रह्मचार्य ये जानने का समय है कि तुम्हें हर चीज को समय देना पड़ता है, फल को पूरी तरह एकदम भूलकर। दूसरी तरफ मैं अपने लड़के दोस्तों के साथ भी रहता था। उनके साथ रहकर भी मैं बस ऑब्जर्व करता था कि वो क्या सोचते हैं, उनकी इच्छाएं और गलतफहमियां क्या हैं, वो किस चीज को इग्नोर करने की भयानक गलती कर रहे हैं। मैं लड़के और लड़कियों के बीच उस राम सेतु को ढूंढ रहा था जो दरअसल बनाना भी मुझे खुद ही था और उस पर चलना भी मुझे खुद ही था। स्कूल के बचे हुए 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि अगर तुमने लड़की को खुद से ऊपर समझा तब भी वो तुम्हारे हाथ से गई, और अगर खुद से नीचे समझा तब भी वो तुम्हारे हाथ से गई। ध्यान रखना, लड़की तुम्हें भिखारी नहीं समझती। तुम खुद ही उसे सोने के सिंहासन पर बैठाकर उसके चारों तरफ कल्पनाओं का राजमहल बनाकर खुद उसके दरवाजे के बाहर भिखारी बनकर खड़े हो जाते हो। या फिर तुम लड़की को कमजोर और बेवकूफ समझते हो, बस मस्ती करने या आंखें सेकने का सामान। नहीं, तुम्हें उसे बराबर समझना है। औरतें जो बराबरी का अधिकार मांगती हैं उन्हें दे दो, पूरा पूरा दे दो। उन्हें बराबर समझने में तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी भाषा, शब्द, बात करने की टोन अपने आप लय में आ जाएगी। जैसे तुम किसी लड़के से बात करते हो वैसे ही लड़की से करो। बस उसके लड़की होने का लिहाज करना है। उसके साथ लड़कों वाला हर तरह का मजाक नहीं करना है। उसे लड़कियों वाला सम्मान दो। तुम्हें लड़कियों के पास बैठने की तमीज होनी चाहिए। मैंने अपनी जुबान और हाथों को कंट्रोल करना शुरू किया। जल्दी ही मेरी मांसपेशियों को सेल्फ कंट्रोल की आदत पड़ गई। अब मैं धीमी आवाज में बात करता था, बस इतनी धीमी कि जिन्हें मैं सुनाना चाहता था बस वही सुन पाए। धीमी मगर दमदार आवाज। मैंने जेंटलमैनशिप सीखी। जानते हो लड़कियों को कैसे लोग पसंद नहीं होते?
जो दिखावा करते हैं, बहस करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, जो लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर वक्त बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, गैर जिम्मेदार, बेरोजगार, जो रंग भेद और जात पात की बातें करते हैं, खुद को जहां मिले वहां आईने में देखते रहते हैं, नाक में उंगली डालना, थूकना, लगातार शिकायतें करना, सॉरी सॉरी बोलते रहना, जो मुंह खोल खोल कर खाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लड़कियों की सिचुएशन को नहीं समझते, उन्हें प्राइवेसी नहीं देते, अकेला नहीं छोड़ते, जो उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं, जो बात करने से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें इंसान नहीं समझते। दरअसल वो उन लड़कों को पसंद करती हैं जो ना खुद को लड़की से नीचे समझे, ना खुद को लड़की से ऊपर, जो उन्हें बराबर समझकर बात करे। तुम्हें उन्हें कोई विशेष अधिकार देने की जरूरत नहीं है, बस उनके अधिकार छीनो मत। कभी कभी सड़क पर चलते हुए सोचो कि तुम लड़की हो। लड़की होना भी उतना ही अच्छा है जितना लड़का होना। तुम लोगों ने वो मर्दाना इमेज वाले बॉडी बिल्डर या फिल्म स्टार्स देखे होंगे जो यूं ही कभी सिर्फ दिखाने के लिए लड़कियों के ऊंचे सैंडल्स या कपड़े पहनकर दिखाते हैं। वो ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि ये छोटे लोगों के घटिया कपड़े नहीं हैं, ये उनका लड़कियों को उनके प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। कभी कभी खुद को लड़की समझने में या लड़कियों की तरह सोचने में कोई बुराई नहीं है। देखना, ये सोचते ही तुम्हारी आत्मा कब जाएगी। ये सोचने के लिए ही तुम्हें बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम्हें ये सोचने भर से ही दुनिया डरावनी लगने लगेगी। हर नजर, हर गली, हर सुनसान भूतहा लगेगा। ना घर में सेफ, ना बाहर, ऊपर से समाज, शर्म और करियर। लड़कियों का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि ये इतना मुश्किल लड़कियों को नहीं लगता जितना तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं। एक लड़की से मेरा प्रेम था, उसका नाम था मिथ्या। एक दिन वो मुझसे दोपहर 1 बजे उसी रेस्टोरेंट में मिलने वाली थी जहां हम हर बार मिला करते थे। मैं तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि मेरे एक दोस्त का फोन आ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं कहीं बिजी हो गया हूं और अपने बच्चों को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, क्या तुम उन्हें घर तक पहुंचा दोगे? मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त का घर बिल्कुल मिथ्या के घर के साथ वाला ही था, दोनों पड़ोसी थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, हम दोनों वहीं से बातें करते करते पैदल चलते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, 2-3 गलियां छोड़कर ही उनका घर था। मैंने उन्हें घर पहुंचाया और जैसे ही उनके घर के लोहे का गेट बंद करके बाहर निकलने लगा, तभी साथ के घर से मिथ्या की मां की आवाजें आने लगी। वो मिथ्या पर चिल्ला रही थी, पूछ रही थी कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो। वो उन्हें कोई ना कोई जवाब देती हुई बाहर निकली और मेरी तरफ पीठ करके तेजी से चल पड़ी। वो मुझसे मिलने ही जा रही थी। मामला गर्म देखकर मैंने सोचा अगर अभी बात करूंगा तो ये नाराज ना हो जाए कि गली में क्यों आए हो। सो मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गली के हर शख्स ने उसे बड़े गौर से देखा, हैरानी से देखा कि ये बेवक्त तैयार होकर कहां जा रही है। एक अंकल तो अपनी दुकान का शटर खोलते खोलते रुककर उसे देखने लगे। जल्दी ही सड़क आ गई, बस आई, वो बस में चढ़ी, मैं भी पीछे पीछे चढ़ गया। बस में काफी भीड़ थी, मर्द ज्यादा। कोई उसे पीछे से कंधा मारता, कोई उसे कोहनी से छूता, वो कभी इसे पलटकर घूरती और कभी उसे। इतने में एक सीट खाली हुई और वो एक बूढ़ी आंटी के साथ बैठ गई। मैं थोड़ा और आगे जाकर बैठ गया। इतनी देर में आंटी बोली, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, आंटी आप अपना काम करो ना। कुछ लोग जिन्होंने सुना हंसने लगे और आंटी मुंह में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रही। मिथ्या ने परेशान होकर अपने हेडफोन्स निकाले और कानों में ठूस लिए। रेस्टोरेंट से 1 ब्लॉक दूर बस रुकी। वो उतरी, अपने हेडफोन्स उतारे और एक छोटे से पब्लिक पार्क के बीच से शॉर्टकट लेते हुए गुजरने लगी। मैं पीछे ही था। हर दूसरा शख्स उसे कुछ ना कुछ कहकर ही गुजरता था, उसे छेड़ता था। मैं सुन तो नहीं पा रहा था पर देख रहा था। पार्क में बने एक बेंच पर 4-5 लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़के ने कागज के लिफाफे में हवा भरकर उसे बम की तरह फोड़ा। आवाज से घबराकर मिथ्या ने पीछे देखा और आगे सड़क पर पड़ी ईंट नहीं देख पाई और टकराकर गिर गई। लड़के हंसने लगे। वो उठी, तब तक लड़के भाग चुके थे। मैं बहुत दूर था। उसने यहां वहां देखा और चल पड़ी। मैं भागकर जल्दी से रेस्टोरेंट में पहुंचा और अपने टेबल पर बैठकर इंतजार करने लगा। अच्छा, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आती है लड़की को छेड़ने की, कमेंट पास करने की? मैं बताऊं, तुम उसे कमजोर समझते हो, दबा हुआ वर्ग। तुमने कभी किसी मूंछों वाले मोटे अंकल को छेड़ा है कि अरे वाह अंकल क्या मोटा पेट है और बड़ी बड़ी मूंछें हैं आपकी? नहीं ना, क्योंकि तुम जानते हो अंकल पकड़कर पीटेंगे, ऐसी गंदी गंदी गालियां देंगे कि कई दिनों तक गंदे गंदे सपने आते रहेंगे।
लेकिन लड़की क्या बोलेगी? चिल्लाएगी, तड़पेगी तो और मजा आएगा। तुम बस ताकतवरों की इज्जत करते हो। लड़कियां सब सहती हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो आराम से जी सकें, जो तुम उन्हें जीने नहीं देते। कोई उन्हें प्राइवेसी नहीं देता, उनकी पर्सनल लाइफ को कोई सम्मान नहीं देता। कोई लड़की तैयार होकर कहीं जा रही है, तुम्हें क्या? तुम अपने काम जाओ। अगर तुम्हें आते जाते लोग ऐसे छेड़ें या बातें करें तो शायद तुम सारा दिन लोगों से लड़ते झगड़ते ही रहो। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ मैं मिथ्या का इंतजार कर रहा था और वो आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पालकी में अभी अभी छोड़कर गया है। चेहरे पर वही 7वें आसमान पर चढ़ा रहने वाला गरूर। उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैं हमेशा वहीं बैठा रहता हूं, वही लापरवाही, वही अदाएं। मैंने आते ही ठंडे पानी का एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए वही कहा जो तुम लोगों को लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए था। मैंने कहा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम 20 मिनट लेट आ रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसने बैठने से पहले पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पीती हुई बैठ गई। बोली, तैयार हो रही थी बेबी, और देखो मैं रास्ते में गिर गई। उसकी हथेलियों में सड़क से उखड़कर बिखरी हुई बजरी धंस गई थी, 2 जगह से कट गया था। मैं उसकी हथेलियां चूमने लगा। ना उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया और ना मैंने पूछा। मैं उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता था, उसकी प्राइवेसी है और मैं पीछा कर रहा था, ये गलत बात थी। अपनी प्राइवेसी को बचाए रखने के लिए उन्हें दिन भर में हजारों फेस एक्सप्रेशंस चेंज करने पड़ते हैं। पापा के सामने डरी घबराई हुई, भाई के सामने पागल झल्ली, टीचर के सामने मासूम, रिश्तेदारों के सामने समझदार, बॉयफ्रेंड के सामने लविंग केयरिंग, जान पहचान वालों और अजनबियों के सामने अलग अलग, क्योंकि ये सब लोग ऐसे ही चेहरे देखना चाहते हैं। उन्हें लड़की से कोई मतलब नहीं है, सब उसे अपने मुताबिक चलता हुआ देखना चाहते हैं। अगर वो अपना असली व्यक्तित्व दिखाए तो लोग डांटते हैं, सुधारते हैं, उसे बताया जाता है कि कैसे जीना चाहिए। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लड़कियों का जीवन बड़ा मुश्किल होता है। वो अलग बात है कि उन्हें यह इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ये तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें यह नहीं बता रहा हूं कि वो कितनी बेचारी है, दुखी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो कितनी बहादुर है। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो प्रेम देती है, वो प्रेम देना नहीं छोड़ती। प्रेम दो, लौटकर आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1000 गुना होकर लौटकर आएगा, ये शाश्वत सत्य है। तुम प्रेम दो, प्रकृति देती है, यही रहस्य है। तुम लोगों ने गौर किया है, मैं एक शब्द सबसे ज्यादा बार बोलता हूं और वो शब्द है मैं। चंदू। कौन है चंदू? तुम हो चंदू। मेरी हर मैं को अपनी अंतरात्मा की प्रतिध्वनि बनने दो। जब मैं कहता हूं मैंने ये किया, वो किया, ऐसे चलकर लड़की के पास गया, तो सोचो कि तुमने कहा, तुमने किया, तुम ऐसे चलकर लड़की के पास गए। चंदू के मूव्स तुम्हारे मूव्स हैं, चंदू के फैसले तुम्हारे फैसले हैं, चंदू की गलतियां तुम्हारी गलतियां हैं, चंदू के अनुभव तुम्हारे। तुम मेरे साथ सीख रहे हो, मेरा व्यक्तित्व तुम्हारा व्यक्तित्व है। अगर तुमने मेरी हर मैं को अपनी मैं समझा तो तुम्हें सब कुछ शुरू से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारा चरित्र निर्माण कर रहा हूं। तुमने कभी चंदू को परेशान, घबराया हुआ या टूटा दिल लिए हुए बैठे देखा? नहीं ना। वो दृष्टा है। कर्ता होना पाप है और दृष्टा होना पुण्य। स्कूल खत्म हुआ और मैंने बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। इसीलिए मैं कॉलेज शुरू होने के 15 दिन बाद कॉलेज पहुंचा। कॉलेज मायाजाल का हिस्सा है और मायाजाल में सम्राट बनने के लिए तुम्हें मायाजाल के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ही चलना पड़ता है। तुम किसी और के मायाजाल में घुसकर उसके सम्राट नहीं बन सकते, मगर सीख सकते हो। सम्राट बनने की ट्रेनिंग ले सकते हो। तुम्हें कॉलेज में ऐसे घुसना है जैसे किसी राजमहल में दाखिल होते हैं। वहाँ के कुछ रीति रिवाज हैं, तमीज़ और तहजीब है, कुछ अलिखित कानून हैं, शर्तें हैं जिन पर अगर तुम ना चले तो तुम्हें राज सिंहासन से दूर ही रखा जाएगा। वहाँ के प्रिंसिपल मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर्स दरबारी। संस्था कोई भी हो, जहाँ तुम 4 दीवारी के बीच रहते हो, जहाँ तुम्हें कुछ लोगों के साथ सालों तक रहना होता है, रोज रोज बार बार उनसे मिलना होता है, वहाँ राजनीति चलनी पड़ती है। यहां तुम्हें सबसे मजबूत मोहरों को अपने हाथों में रखना है। तुम्हारी इमेज ही सब कुछ है। कौन तुम्हारी तरफ कितना ध्यान देता है, इससे तुम्हारा ओहदा तय होता है। मैं मैदान में एक प्लान के साथ उतरा था। मेरे पास एक मकसद था। संयम और एकाग्रता के सितारे मेरे कंधों पर चमक रहे थे।
स्कूल के आखिरी 2 सालों में मैंने जो प्रैक्टिस की थी, अब उसकी परफॉर्मेंस करने के दिन थे, और तुम वही परफॉर्म करते हो जिसकी प्रैक्टिस की होती है। मेरी मांसपेशियां सही समय पर रिएक्ट करने के लिए वचनबद्ध थी। मैं अपने लक्ष्य से 1 सेकंड के लिए भी नहीं भटकने वाला था। एक अच्छा शिकारी रोज रोज नए नए जानवरों के पीछे भाला लेकर भागने की बजाय किसी तालाब या चारागाह के पास कोई बड़ा सा लंबा चौड़ा मजबूत पेड़ ढूंढता है और उसके ऊपर वो एक बढ़िया सी मचान बनाता है जिस पर वो बैठ सके, सो सके, टहल सके, खाना बना सके। वहां आराम से बैठकर वो पानी पीने या घास चरने आए जानवरों में से अपनी पसंद का शिकार चुनकर उस पर अचूक निशाना लगा सके। अ साइलेंट हंटर। और मचान बनाने के लिए मैंने जिस कूटनीति का इस्तेमाल किया उसका नाम है रबर बैंड टेक्निक। रबर बैंड को जब तुम दोनों हाथों से पकड़कर दूर खींचते हो तो खिंचाव की वजह से आकर्षण पैदा होता है। कॉलेज शुरू हो चुका था, क्लासेस चल रही थी। जैसा कि अक्सर होता है, क्लास में बच्चे पीछे के बेंचेस पर भरे पड़े थे और आगे के 2-3 बेंचेस खाली थे। मुझे और क्या चाहिए था? मैं सबसे आगे टीचर के बिल्कुल करीब बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वो जगह डिजर्व करता हूं। सबसे आगे रहना मेरी आदत है। मैं जन्मजात लीडर हूं। हमेशा आगे बैठो, एक्टिव रहो। प्लान के मुताबिक मुझे 3 सालों में से कम 3 महीने बस कॉलेज में सर्वे करना था। किसी योद्धा की तरह मैंने अपने किले यानी कॉलेज का कोना कोना नाप लिया। वहां का माहौल कैसा है, किस टीचर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किन लोगों से दूर रहना है, कौन पहले से बदनाम है। और साथ ही साथ मैं लड़कियों का वो ग्रुप भी ढूंढ रहा था जो मेरी मचान बनेगी। मैं शांत और अकेला रहता था। शांत मतलब ठंडा, सुस्त, उदास या चिढ़ा हुआ नहीं। एक ब्रह्मचारी का चेहरा कैसे खिला होता है, खुली हुई आंखें, उठा हुआ चेहरा, ताकतवर शरीर, शांत मगर स्टाइलिश। मैं बिल्कुल साधारण कपड़े पहनता था मगर सूट सलवार पहनकर सिंपल लुक में भी कहर ढाने वाली किसी लड़की की तरह मैंने भी एक सिंपल लुक के साथ अपने अंदर कुछ जानलेवा अदाएं डाली। मैं अकेला रहता था। ज़्यादातर लड़कों से बस हल्की फुल्की हाय हेलो करता और उनसे दूरी ही बनाए रखता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे काम में रुकावट बने। बी प्रोफेशनल और एटलीस्ट ट्राई टू बी प्रोफेशनल। ऐसा भी नहीं कि मैं गंभीर ही बना रहता था। पीछे बैठे लड़के कोई ना कोई जोक मारते रहते थे और मेरे पोकर फेस पर अचानक बड़ी सी स्माइल दौड़ जाती थी जिसका लड़कियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। मैं दूरी से खिंचाव बना रहा था ताकि आकर्षण पैदा हो। लड़कों में एक बड़ी अजीब आदत होती है, वो जिसमें दिलचस्पी नहीं लेते उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। कम खूबसूरत लड़की पास से गुजरे तो उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए मुझ जैसे शांत, खामोश और अकेले रहने वाले अपनी किताबों में उलझे टीचर के चमचे में भी कोई लड़का दिलचस्पी नहीं लेता था। धीरे धीरे मैं उनके लिए इनविजिबल हो गया, गायब। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, लड़कों को कोई परवाह नहीं थी। उनकी नज़रों में मैं ना उनका कोई फ़ायदा करवा सकता था और ना ही कोई नुकसान। वो मेरी तरफ से लापरवाह होने लगे और आगे बैठे होने की वजह से लड़कियों को मैं कुछ ज़्यादा ही नज़र आता रहता था। अब जो टीचर के पास सबसे आगे बैठा है उस पर तो नजर पड़ेगी ही ना। शांत चेहरा तुम्हारी स्थिरता को दर्शाता है, ऐसा कि तुम्हारा स्वयं पर काबू है। तुम ईमानदार लगते हो, आत्मविश्वास से भरे हुए, आत्मनिर्भर। फिर भी ये चुप क्यों रहता है? लड़कों के साथ घूमता फिरता, चिल्लाता क्यों नहीं? बंदा हैंडसम है, अकेला क्यों रहता है? क्या ये कमिटेड है? क्या किसी लड़की ने इसे धोखा दिया? सीधा साधा सा तो लगता नहीं है। जब कोई लड़की बात करती है तो हंसकर जवाब देता है, आंखों में देखता है, ऐसे आराम से खड़ा रहता है जैसे रोज 50 लड़कियों से मिलता हो। पीछे नहीं पड़ता, हर चीज को वक्त देता है। सीक्रेट बॉयफ्रेंड के पद के लिए आवेदन ना देने वाला इकलौता काबिल उम्मीदवार। कॉलेज शुरू होते ही कई लड़के और लड़कियां आपस में कपल्स बनेंगे। नादान है इसलिए गलतियां करेंगे, एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे। जल्दी ही इन नौसिखियों के कोमल दिल आपस में टकराकर टूट जाएंगे और शायद इन्हें यह दुर्घटना भूलने में सालों लग जाएं। वो कचरा है, उसे निकल जाने दो, कोयला हटने दो, तुम्हें हीरे मिलेंगे। लोग धोखेबाज नहीं, बेवकूफ होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं। उनसे ना चाहते हुए भी गलतियां होंगी। जो खुश हैं उन्हें रहने दो। तुम यहां एक आधा शिकार करने नहीं आए हो, तुम्हें इस जंगल का राजा बनना है। मायाजाल बहुत तेज दौड़ता है पर तुम्हें धीमे चलना है। बगुले की तरह शांत रहना है, गिरगिट की तरह रंग बदलने हैं और सही समय आने पर चीते की तरह तेजी से हमला करना है। और यह सब तुम तभी कर पाओगे जब आराम से धीमे चलोगे।
यहाँ प्रोफेसर्स हैं, आगे ऑफिस में बॉस होंगे, क्लाइंट होंगे, तुम्हें उन्हें फेस करना, उन्हें खुश करना आना चाहिए। और कॉलेज मायाजाल का हिस्सा है और इसका पहला रूल है पढ़ाई करना। मायाजाल गलत नहीं है, इसमें बिना सोचे समझे कूद पड़ना गलत है, वहां जाकर सपनों की दुनिया में खो जाना गलत है। याद रखना, फिल्मों में जैसा कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप दिखाते हैं वैसा असल जिंदगी में बन ही नहीं पाता। यहां लोग मूडी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं। इस पागलपन से दूर रहने के लिए ही तो मैंने रबर बैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया था। मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था और टीचर्स मुझ पर। पढ़ाई में धीमा नहीं चलना है, वो मायाजाल में ऊपर जाने का सबसे आसान और तेज रास्ता है। पढ़ाई तेजी से करनी है, जीवन धीमा है, मायाजाल नहीं। तुम्हारी इमेज धीमी है, तुम्हारी रफ्तार नहीं। तुम बस शांत नजर आते हो नहीं। देखो, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करो। शिक्षा तुम्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लायक बनाती है। समाज का ऊंचा वर्ग तुम्हें गले लगाता है, तुम्हें सम्मान मिलता है। अच्छी शिक्षा, परसेंटेज या बड़ी डिग्री तुम्हारे हाथ में पकड़ी मशाल जैसी होती है, जो तुम्हें रास्ता भी दिखाती है और दूसरों का ध्यान भी तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम भीड़ से अलग नजर आते हो। कई लोग मुझसे कहते हैं कि पहले ही पढ़ने का मन नहीं करता था, ऊपर से आपने कह दिया ये एजुकेशन सिस्टम, ये स्कूल कॉलेज सब बेकार है, तो अब तो बिल्कुल ही पढ़ने का दिल नहीं करता। मैं कहता हूं, अगर दिल लगाकर नहीं पढ़ सकते तो बस दिमाग लगाकर पढ़ो। मैंने कभी नहीं कहा कि कुछ आसान होगा। कुछ करना चाहते हो तो दिल की मत सुनो। तुमने कितने ही गरीब, बिल्कुल कम सुविधाओं वाले लोगों को आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखा होगा। जानते हो वो लोग आईएएस क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी नर्क जैसी भयानक गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होता। अच्छा, मान लो तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समुद्र में बोटिंग कर रहे थे। अचानक एक बड़ा तूफान आया और तुम लोग बहकर एक सुनसान टापू पर पहुंच गए। तुम्हारी बोट भी टूट गई। अब अपने बीवी बच्चों को छत या सुरक्षा देने के लिए तुम पत्ते और टहनियां जोड़कर कोई झोपड़ी या छत बनाओगे ना। जब भूख से जान निकलेगी तो पेड़ पर चढ़ना भी आ जाएगा, तुम चढ़ोगे। जब रात को जंगली जानवर नजर आएंगे तो आग जलाना भी आ जाएगा, मछलियां पकड़ना भी, और तुम कश्ती भी बनाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार को उस नर्क से निकालना है। तुम ये थोड़ी ना कहोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा ऐसे कामों में दिल नहीं लगता, दिमाग ही नहीं चलता, ध्यान कहीं और भटक जाता है, मुझे नहीं आती कश्ती बनानी, आराम से यहीं सो जाओ, या तो भूखे मरेंगे या कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। नहीं ना। अगर तुम्हारा बिना आईएएस बने काम चल रहा है तो कोई संभावना नहीं है कि तुम आईएएस बनोगे। तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं होना चाहिए उस सिंहासन तक पहुंचने के अलावा। हर आईएएस ऑफिसर को पढ़ाई, किताबों और जनरल नॉलेज से प्यार थोड़ी ना होता है, वो तो उनका चुना हुआ रास्ता है बस। हमारा दिमाग सिर्फ एक मांसपेशी है, इसकी आदत और प्रतिक्रिया करने की प्रकृति का फायदा उठाओ। तुम दोहरा दोहरा कर हर काम में एक्सपर्ट होने के लिए ही डिजाइन किए गए हो। जरूरत ज्यादा थी तो कश्ती बनाना भी सीख ही गए ना, पढ़ाई भी सीख जाओगे। क्या है, कुछ किताबें हैं, कुछ हजार शब्द हैं, फॉर्मूले हैं, रट लो। पढ़ाई को खेल समझकर सीखो जिसमें जीत का इनाम बहुत बड़ा है। खुद को मशीन बनाओ, भावनाओं को एक तरफ रखकर किताबों पर टूट पड़ो। कई बड़े ऑफिसर, राजनेता, राजदूत या कलाकार और खोजकर्ताओं ने उन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है जिसमें उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर उन्होंने खुद को सफल बनाने के लिए उस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर करके खुद को उस काबिल बनाया। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। लेकिन तुम्हारा बिना पढ़ाई किए आईएएस ऑफिसर बने काम चल रहा है। खाने को रोटी मिल जाती है, रहने को घर और घूमने के लिए गाड़ी। तुम्हारे अंदर वो जानलेवा पागलपन उठता ही नहीं। तुम कामयाब होने के लिए सीरियस नहीं हो। दिमाग सबके एक से होते हैं, भावनाएं ले डूबती हैं। तुम लोग बस भावनात्मक रूप से कमजोर हो। लोग आकर कहते हैं दिल नहीं करता पढ़ने का। अब मैं तुम्हारे दिल का क्या करूं? दिल भावनाओं से सोचता है, पढ़ाई में दिल का क्या काम है? हां, जिन्हें पढ़ाई से प्यार है उनकी बात अलग है। अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता तो दिमाग लगाओ, मांसपेशियों को आदत डालो। जब तुम कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो पूरे जुनून से उस पर टूट पड़ो, अच्छी तरह करो, बार बार करो। जैसे कोई कुंग फू मास्टर अपने पंच को और जानलेवा बनाने के लिए या अपने शरीर की क्षमताओं को पार पाने के लिए किसी खास अंग को पालता है, उसे पोषण देने के लिए खास चीजें खाता है और हर रोज अपनी क्षमताओं को तोलता है। जब तुम समस्या पर टूट पड़ते हो तो वो समस्या समस्या नहीं रहती, तुम समस्या के लिए समस्या बन जाते हो।
पढ़ाई को हथियार की तरह चलाना सीखो। लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई में बिल्कुल ही दिल नहीं लगता तो कम से कम पढ़ाई का नाटक करो, टीचर्स का दिल जीतो। टीचर्स, कॉलेज स्टाफ, प्रिंसिपल, ये लोग कॉलेज के शेर हैं, ये इनका इलाका है। हम जैसे ना जाने कितने ही बच्चे उनके हाथ के नीचे से गुजरते हैं, उन्हें सब पता होता है। वो तुम्हारे कई काम बना सकते हैं, तुम्हें कई मौकों का फायदा उठाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मौका देंगे। फायदा उठाने और मुंह बंद रखने की काबिलियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वो विश्वास कर सके कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे। 2 हफ्तों में ही मैं टीचर्स का फेवरेट बन चुका था। वो मुझसे जितने ज्यादा काम करवाते उतना ही ज्यादा मेरा फायदा था। मैं उनके लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स लिखता रहता था, उनके घर जाता था। फायदा मुझे बस ये था कि ऊट पटांग लड़के मुझसे दूर ही रहते थे। मुझे देखते ही टीचर्स को कोई ना कोई काम याद आ जाता था, इसलिए लड़के मेरे आसपास भी नहीं फटकते थे। मैं इस राज दरबार के खास मुलाजिमों का खासम खास था। ज्यादा दिन नहीं बीते थे, मुझसे एक दो लड़कियां बातचीत करती ही रहती थी। किसी अच्छे रिस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में मुझसे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं था। तुम्हारे कंपटीशन में कोई नहीं होता। ये मायाजाल में फंसकर अंधे बहरे हुए आशिक तुम्हारा क्या मुकाबला करेंगे। कॉलेज में बैठे बैठे कभी मैं देखता था तो कई लड़कियां मुझे छुप छुप कर घूर रही होती थी। इसी दौरान मैंने अपनी मचान बनाने के लिए एक मजबूत पेड़ ढूंढने का काम जारी रखा, वो ग्रुप जिसमें मैं आराम से रह सकूं। कॉलेज जैसी जगहों पर लड़कियों के 4 ग्रुप होते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। वायु प्रकृति की लड़कियां बहुत ज्यादा मनमानियां करती हैं, उनके लाखों काम करने पड़ते हैं, वो हर रोज नई नई मुसीबतों में पड़ती रहती हैं, उनके पेरेंट्स को फोन करके कई बार झूठ बोलने पड़ते हैं, उनके नखरे, आपसी लड़ाइयां और सरेआम तमाशे झेलना अभी मेरे बस की बात नहीं थी। वायु प्रकृति के ग्रुप के लिए मैं अभी बच्चा था। पृथ्वी प्रकृति का ग्रुप वायु के बिल्कुल उल्टा पर उतना ही भावनात्मक होता है। ये नाराज रहती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, अपने पुराने बॉयफ्रेंड की कहानियां सुनाती हैं, तुम्हारे लिए नियम और कायदे बनाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अभी इस ग्रुप को रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। अग्नि का कोई ग्रुप नहीं होता, ये अकेली रहती हैं या कभी कभी किसी फ्रेंड के साथ नजर आती हैं। ऐसी लड़कियां मेरे निशाने पर होती हैं। चौथा ग्रुप होता है जल प्रकृति का। ये खरगोशों के छोटे से समूह की तरह एक दूसरे की तरफ मुंह करके बिना आवाज किए बातें करती रहती हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह लड़कों की नजरों से इनविजिबल। टीचर्स की चमची, मेरे मतलब का पेड़। मैं तो जैसे उनके ग्रुप का बिछड़ा हुआ टुकड़ा था। मेरे जैसे लड़के के लिए उनके साथ घुल मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं, मैं इस ग्रुप को कोई धोखा नहीं देने वाला था, ना ही इनमें से किसी लड़की के पीछे पड़ने या उसे गर्लफ्रेंड बनाने का मेरा कोई इरादा था। मचान पर बैठकर निशाना शिकार पर लगाया जाता है, मचान पर नहीं। पूरे कॉलेज की लड़कियों के सामने मैं अपने ग्रुप को डिस्प्ले पिक्चर की तरह पेश करता था। मैं अपने ग्रुप के साथ कभी कॉलेज के किसी कोने में खड़ा नजर आता था, कभी किसी। आती जाती या दूर खड़ी लड़कियां मुझे देखती रहती थी। मैं हाथ में नोटबुक लिए अपनी फ्रेंड से 2-2.5 फीट दूर, एक हाथ जेब में या कमर पर रखकर सीधा खड़ा नजर आता था। ना मैं उन्हें बेवजह छूता रहता था, ना उनसे छीना झपटी करता था, ना जोर जोर से हंसता था। मैं धीमी मगर दमदार आवाज में मुस्कुराकर बातें करता रहता था। कॉलेज की बाकी लड़कियों को अपनी क्लास दिखाना ही मेरा मकसद था। जैसा कि तुम लोग जानते हो, कॉलेज में बड़बोले बेवकूफ किस्म के कई लड़के होते हैं। वो मुझे लड़कियों के साथ बातें करता हुआ देखकर पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। देखो, लड़कियों को इन सब की आदत होती है। वो जब भी किसी लड़के से बात करती हैं तो आसपास के लोग जलने भूलने लगते हैं। कैट कॉल्स उनके लिए आम है। अगर बात हद से बढ़े तो तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन अगर लड़की कोई तमाशा नहीं चाहती तो तुम भी रहने दो। ये लोग हर कहीं हैं, किस किस से लड़ते फिरोगे। पर पहली बात, मेरी गुमशुदा इमेज की वजह से और टीचर के कामों में पढ़ाई में उलझा देखकर लड़के मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते थे। हाँ, कई बार वो मुझसे पूछते थे, अबे क्या बातें करते रहते हो तुम लोग, क्या बोल रही थी वो तुझे। तो मैं जानबूझकर इंग्लिश के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता, भयानक सब्जेक्ट्स के नाम लेता हुआ कहता, अरे कुछ नहीं यार, वो पूछ रही थी ऑल्फैक्टरी बायोलॉजी या पालियोमैग्नेटीज या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है। उन बेचारों के छोटे से दिमाग पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता था। वो आगे से कहते, क्या, अब वो क्या आता है। मैं उन पर छोटी मोटी बिजलियां गिराता रहता था। कभी कहता ऑनर ऑब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा या मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। मजाल है वो लोग दोबारा कभी मेरे ग्रुप के आसपास भी नजर आ जाते।
लड़के मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे और कॉलेज भर की लड़कियों का ध्यान मेरी तरफ ही होता था। वो मेरे ग्रुप के आसपास ही मंडराती रहती थी और मैं गोपियों के बीच खड़ा भगवान कृष्ण की तरह अपनी राधा को तलाश रहा था। तुम्हें हमेशा यही सोचना चाहिए कि लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, तुम्हारी ही वजह से वो तुम्हारे ग्रुप की लड़कियों से बात करने आती हैं। ऐसा सोचोगे तो हल्के से हल्के इशारे भी समझने लगोगे। कभी ये मत सोचो कि मेरे जैसे की किसे परवाह होगी। जो लड़की भी मेरे ग्रुप की लड़कियों से बात करने आती तो मैं उसके चेहरे को बड़े गौर से देखता। चेहरा ही देखना चाहिए। जानते हो, ज्यादातर शर्मीले मर्दों पर ही लड़की की छाती को घूरने या छेड़खानी का आरोप लगता है, क्योंकि जब वो लड़की के चेहरे को देखते हैं और जैसे ही लड़की से नजरें मिलती हैं तो वो शर्माकर नजरें झुका लेते हैं और नीचे उसकी छातियां होती हैं। वो घबराकर ऊपर देखते हैं, फिर नीचे, और इसी बरमुडा ट्रायंगल में खो जाते हैं। मैं बात करता हूं चेहरे को देखकर। ज्यादातर लड़कियां मेरे साथ भी हाय हेलो करती, आराम से बात करती, पर कुछ लड़कियां मुझे जानबूझकर इग्नोर करती थी। कोई अदा दिखाकर मुझे घायल करके जाती थी ताकि मैं पूछताछ करता हुआ उसके पीछे पीछे जाऊं, पर मैं जैसे का तैसा बना रहता था। और उल्टा अगली बार जब वो आती थी तो उसका ज्यादा स्वागत करता था, बैठने के लिए जगह देता था, और वो बार बार आती थी। अरे हम शिकारी हैं, भिखारी नहीं। जब तुम घर में बैठकर डोरेमोन देखती थी ना, तब हम गलियों में यही काम करते थे। खैर, ऐसा नहीं है कि कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहे और मैं उसे भगा देता था। कॉलेज का पहला दिन हो या आखिरी, अगर लड़की खुद तुम्हारी तरफ खिंची आ रही है, साथ रहना चाहती है और वो तुम्हें भी पसंद हो, तो बाकी सब भूल जाओ। भूल जाओ कि वो किस प्रकृति की है। गर्लफ्रेंड सभी अच्छी होती हैं। नखरे दिखाने को नहीं कह रहा हूं, बस अपने स्टैंडर्ड का राजमहल बनाओ और उसका दरवाजा खुला रखो। कॉमर्स सेक्शन की एक लड़की थी फातिमा। खूबसूरत थी, समझदार थी, अक्सर मुझे छुप छुप कर घूरती हुई पकड़ी जाती थी। उसने कई बार आकर मेरी फ्रेंड्स से बात की थी, मुझसे भी हल्की फुल्की बातें कर लेती थी, पर मेरे सामने आते ही उसके हाव भाव बदल जाते थे, उसकी आवाज ऊंची हो जाती थी और वो अक्सर बात करने के बेकार से बहाने बनाती थी। एक दिन वो मेरे ग्रुप की एक लड़की से आकर बोली कि तुमने अपनी स्कूटी कहां से ली। एक्चुअली मुझे भी मूंगिया कलर की स्कूटी चाहिए थी, पर मुझे ये कलर मिल ही नहीं रहा। मेरी फ्रेंड बोली, हाँ ये कलर बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुझे भी 6 महीने वेट करना पड़ा था। तो फातिमा बोली, अच्छा फिर तो मैं ऐसा करती हूं कि कोई भी कलर की स्कूटी लेकर उस पर मूंगिया कलर का पेंट खुद ही घर पे कर लेती हूं। हम सब हंसने लगे। वो इतनी फनी नहीं थी जितनी बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके गट्स की कदर की और आगे बढ़कर एक जेंटलमैन की तरह बातचीत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने सुरक्षित हाथों में ली। वो अभी बच्ची थी, एक्साइटमेंट में खुद ही गलती करके खुद ही नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा, वैसे मैं आपको मूंगिया कलर की स्कूटी दिलवा सकता हूं। वो बोली, ओ अच्छा। मैंने कहा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे एक कज़न है, उनकी अपनी एजेंसी है, हो जाएगा। वो बोली, लेकिन मैंने हर कहीं पूछ लिया है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कह रहा हूं ना, हो जाएगा, डोंट वरी। मेरी फ्रेंड्स आंखें मटका मटका कर एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रही थी, क्योंकि मैं हर लड़की पर इतना मेहरबान नहीं होता। फातिमा बोली, ओके ठीक है, और चली गई। मैं उसे जाते हुए देखने लगा। इतने में मेरी एक फ्रेंड बोली, लगता है तुम्हें वो लड़की पसंद है। मैंने कहा, हाँ अच्छी है। वो बोली, तुम्हारी बात करूं उससे। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, ये काम भी कोई दूसरों से करवाता है क्या? बात मैं खुद करूंगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम बस संभाल लेना। प्रपोज हमेशा खुद करो। जिसे तुम डर समझते हो वो एक्साइटमेंट है। मुझे आज भी किसी लड़की को प्रपोज करते हुए उतनी ही एक्साइटमेंट होती है जितनी पहली लड़की को करते हुए हुई थी। हर लड़की यही चाहती है कि कोई लड़का उसके साथ खुद फेस टू फेस बात करे। अपनी किसी फ्रेंड के हाथों मैसेज भेजना वहां सही होगा जहां तुम्हारे पास खुद बात करने का कोई भी तरीका ना हो। और अगर लड़की ने तुम्हारी फ्रेंड को मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो, या घमंड की मारी ने उसे कुछ कह दिया तो, बेइज्जती तो तुम्हारी फ्रेंड की ही होगी ना। और मेरी फ्रेंड्स मेरी सब कुछ हैं। मैं उनसे प्यार करता हूं, वो मुझ पर विश्वास करती हैं, उनका सम्मान मेरा सम्मान है। हां, वो खुद किसी लड़की का मैसेज लाए तो हम हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे, नहीं तो तुम्हारे और लड़की के बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अगले दिन सुबह ही वो हमारे ग्रुप में आई, सबको हेलो कहा और मुझसे पूछा, आपने स्कूटी का पता किया? मैंने अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ किया और बड़ी ही अकड़ के साथ कहा, हाँ आप ठीक कह रही थी, मूंगिया कलर की स्कूटी मिलना बहुत मुश्किल है। लगता है आपका वो पेंट करने वाला आइडिया ही ठीक था। हम सब हंसने लगे। फातिमा बोली, अच्छा कल तो बड़ी डींगे मार रहे थे। मैंने कहा, हाँ वो आपको देखकर मुंह से निकल गया था।
सब फिर हंसने लगे। इतने में मेरी फ्रेंड्स कुछ कहकर चुपचाप वहां से खिसक गई। मैंने अपनी बात जारी रखी, वैसे आप कहेंगी तो मैं खुद आपकी स्कूटी को पेंट कर दूंगा। वो बोली हाँ ठीक है। ना उसे स्कूटी लेनी थी ना उसने ली, पर उस दिन हमने लगातार 2 घंटे बस स्कूटी की ही बातें की। जितना आसान ये मेरे लिए था उतना ही आसान ये तुम्हारे लिए भी होगा। बस तुम्हें एक जासूस की तरह सोचना है, जागना है, चौकन्ने होना है। अगर तुम्हारी मचान और छवि मजबूत है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो ये तुम्हारे लिए भी मक्खन में से बाल निकालने जितना ही आसान होगा। जब तुम सही जा रहे होते हो तो स्पीड मायने नहीं रखती। पेशेंस इज द मास्टर की।